सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 ही प्रश्न करवाऊंगा। पहले थोड़ा बोल देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। कल हमने विशेष लेखन की बात की थी, एक प्रश्न बनाया था। आज मैं बता रहा हूँ कि विशेष लेखन की भाषा शैली क्या होनी चाहिए, ठीक है। समझ आई बात है। समाचारों के अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनको बीट कहते हैं। उसके अलावा भी विशेषीकृत जो लेखन होता है वो थोड़ा बीट से अलग ही होता है। तो यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो आपके सुनने से भी 50% समझ में आ जाएगा, फिर लिखवाते समय भी मैं समझा दूंगा। तो आप सुनो थोड़ा सा ध्यान से। विशेष लेखन की भाषा शैली, सामान्य लेखन जो जिसमें और समाचार लिखते हैं उनकी बजाय विशेष लेखन में भाषा शैली का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान तो सब में रखना पड़ता है, पर इसमें ज्यादा पहली और बुनियादी शर्त समाचार पत्रों की वो ये है कि भाषा सहज और सरल ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अखबार एक बड़े कॉलेज के व्याख्याता के पास भी जाता है, तो एक मजदूर भी अखबार को पढ़ता है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अखबार से समाचार पढ़ता है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी अखबार से समाचार प्राप्त करता है। तो अखबार लिखने में एक इतनी सी तो समझदारी दिखानी पड़ेगी कि आप उच्च कोटि की तत्सम शब्दावली, अलंकारिक भाषा उसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पढ़ने वाला कोई कॉलेज का लेक्चरर ही नहीं होता। मजदूर भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। तो भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की शब्दावली होनी चाहिए। ये तो मेन शर्त है पूरे अखबार की। समझ गए ना? ये तो मानते हो ना? अब दूसरी बात ये है कि जो विशेष लेखन होता है उसमें, हाँ, उसमें थोड़ा नयापन है। वो ये है कि विशेष लेखन विशेष क्षेत्र में होता है। अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के लिए लिखे जाते हैं ना। कोई मरने खपड़े की खबरें थोड़ी होती है, और भी होती है। आलेख, फीचर रिपोर्ट है, और भी तो होते हैं। कोई व्यापार की खबरें होती है, कोई खेल कूद की होती है। समझ में आई क्या बात है? तो वो जो विशेष क्षेत्र होते हैं उनकी भाषा शैली की बात हो रही है। तो उनकी भाषा शैली की बात यह है कि उस क्षेत्र की जो निश्चित शब्दावलियां होती है उस पर पकड़ होनी चाहिए। हर एक क्षेत्र की अपनी एक निश्चित शब्दावलियां होती है। एक छोटे पैमाने पर बताऊं, कभी कोर्ट कचहरी के नाटक देखे होंगे तो वहां कोर्ट की भाषा अलग होती है। जैसे राम प्रकाश वल्द हेमाराम हाजिर हो, वल्द पुत्र को बोलते हैं। तो वो भाषा शैली जब कोर्ट में किसी मुजरिम को तारीख पर बुलाया जाते हैं, आगे आवाज लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। आप इस चीज को जानते हो कि टेक्नोलॉजी की अलग शब्दावली होती है ना। हर एक क्षेत्र की, चिकित्सा की अपनी अलग अलग शब्दावलियां होती है। स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना, जो कानों के लगा करके धड़कन नापते हैं, तो वो अलग ही शब्दावली होती है विज्ञान की, डॉक्टरी भाषा शैली में, है ना। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्रों की अपनी अलग भाषा शैली होती है, तो वो सीखनी पड़ती है या उसका नॉलेज होना चाहिए। जब विशेष लेखन करते हैं तब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर आपके कोई दिक्कत आए तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, वरना इतनी हार्ड शब्दावली नहीं है और ना इतना कठिन प्रश्न है कि पढ़ने के बाद समझ में ना आए। तो सुनना ध्यान से। सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। भाषा शैली सरल होनी चाहिए। ये दोनों क्षेत्रों में काम करता है। सामान्य जो लेखन होता है उसमें भी, और विशेष लेखन जो होता है, यानी अखबार का मूल विषय ही अच्छी और सरल शब्दावली में लिखना होता है, बस। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों या जिन क्षेत्रों से होता है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र होते हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिसे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। ये ध्यान रखना पड़ता है। यानी साधारण समाचार तो कोई भी समझ लेगा। साधारण जो समाचार होते हैं ना,
घटनाओं के, वो तो कोई भी समझ लेगा। पर कुछ अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल के समाचार है। अब कोई गुगली है, गुगली खेल में, क्रिकेट में गुगली का प्रयोग करते हैं ना, बॉल फेंकते तो। अब हमारे बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं, खेल से रुचि नहीं रखते, वो गुगली को मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ये कह रहा हूं मैं, हर एक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, ठीक है। तो वो हर एक आदमी के समझ में आती नहीं है। जैसे व्यापार के क्षेत्र में आड़तिया, तो कई गांव वाले खेती जो करते हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो बाजार के लड़के हैं वो आड़तिया शब्द को नहीं समझेंगे। तो विशेष लेखन में जो अलग अलग शब्दावलियां होती है हर एक क्षेत्र की, विज्ञान की अलग, खेल कूद की अलग शब्दावलियां होती है, और व्यापार वर्ग की, व्यापार जगत की अलग शब्दावलियां होती है। तो उनको हर एक आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको समझाने के लिए सरल तरीके से और पेश किया जाना चाहिए। लेकिन वो जो शब्दावलियां होती है उनकी पकड़ सबको होनी चाहिए। किन सबको? जो जो उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। यानी मैं अखबार की बात कर रहा हूँ, यानी जो संवाददाता उस क्षेत्र की खबरें लाता है उसको तो कम से कम उन क्षेत्रों से, उन शब्दों से वाकिफ होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उन शब्दों के माध्यम से समझा पाएगा। हाँ, समझाने की शैली सरल होनी चाहिए, लेकिन वो शब्द तो आने ही चाहिए। तो अपने बात करें विशेष लेखन के शब्द क्या होते हैं, यानी भाषा शैली, किस प्रकार के शब्द, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से थोड़ी अलग हो जाती है। थोड़ी सी अलग क्यों होती है? अभी मैंने क्या कहा था, भी पूरे अखबार की एक निशानी होनी चाहिए कि वो सरल शब्दावली में अपनी चीज को पेश करे, ताकि काम करने वाला मजदूर वर्ग भी उस अखबार को पढ़ करके कुछ समझ सके। फिर भी सरल होने के साथ साथ फिर भी जो विशेष लेखन होते हैं उनकी जानकारी तो होनी चाहिए। उसके बीच सबसे बुनियादी फर्क यही है कि हर क्षेत्र की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आनी चाहिए। जैसे कारोबार का विशेष लेखन है, कारोबार का, व्यापार संबंधी, तो आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती ये है कि आप अपने पाठकों को उस शब्दावली से इस प्रकार परिचित कराएं ताकि आपकी रिपोर्ट को समझने में किसी सामान्य आदमी को दिक्कत ना आए। पहली बात तो जो संवाददाता है, जिसको जो बीट मिली है, जो क्षेत्र मिला है, उस क्षेत्र की उसको जानकारी होनी चाहिए, उसकी शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। फिर वो उस पर निर्भर करता है कि वो उस जानकारी को, उस शब्दावली को इतनी सरल तरीके से समझाए कि आम पाठक भी समझ में आ जाए, आम पाठक की समझ में, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के लिए एक उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर देखते होंगे कि तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेश संस्थागत निवेश, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात, ये शब्द होते हैं। जो कारोबारी समाचार लिखेगा उसको इन शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज ही नहीं, उसको फिर आगे भी समाचार बनाते समय सहज शैली में इन शब्दों को लिखा जाना चाहिए। सहज वाक्य बनाकर इन शब्दों को लिखा जाना चाहिए, ताकि कोई व्यापार संबंधी खबर जानना चाहे तो फिर वो उसके समझ में आ जाए। समझ आई बात? इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर, ये भी शीर्षक लिखे जाते हैं। तो इन शीर्षकों को आपको यूज करना आना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, कविता कैसे लिखते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपके वार्षिक में आने वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सुनो इसको। पहली बात तो ये है कि कविता लिखने की शैली हम मानते हैं कि समझाई नहीं जाती। हम मानते हैं कि कवि जन्मजात होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आजकल बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कविता लिखने के गुर सिखाए जाते हैं। हर कोई कविता नहीं लिख सकता, जन्मजात प्रतिभा ही होती है, यूं मान लो आप, है ना। लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कविता लिखने के कुछ गुण बताए जाएं। तो यहाँ प्रश्न है कि कविता कैसे लिखी जाती है। तो पहले आपको थोड़ी कविता का ढांचा पता होना चाहिए कि कविता में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या बातें होती है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है लिखते समय। आपने कविताएं देखी आज तक,
तो पहले तो मुझे ये बताओ, गद्य और पद्य में कोई अंतर होता है क्या? क्या अंतर होता है गद्य और पद्य में? अगर मैं कोई पेज दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हो वो गद्य में है या पद्य में? ये गद्य रचना है या पद्य है? कितना गौर से देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं, तीसरी क्लास वाले। गद्य है। अच्छा, ये कौन सी रचना दिख रही है? पद्य। समझे? तो गद्य में आते हैं नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, इस तरह के आते हैं, कहानियां, एकांकी, ये आते हैं गद्य में। और पद्य में आते हैं गीत, कविता, गजल, ये आते हैं। ठीक है ना? अब गद्य और पद्य अलग क्यों दिख रहा था? इसलिए कि पद्य में कुछ नियमों का पालन किया जाता है ना? वो नियम क्या है? वर्ण कितने आएंगे, या शब्द कितने आएंगे, या मात्रा कितनी आएगी, या तुक कहाँ मिलेगा, या लास्ट में जो तुकबंदी है वो, ये कुछ बातें होती है। तो उनके कारण वो पद्य जो है वो गद्य से अलग दिखता है। तभी तो कहते हैं ना छंदबद्ध रचना, यानी कुछ नियमों में बंधी हुई, यति, गति, लय, तुक, इन नियमों में बांध कर जो कविताएं रची जाती है, जो साहित्य रचा जाता है, उसको काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। तो वो गद्य से अलग दिखती है। ठीक है? अब आपके एक पाठ था, 10वीं में था शायद, उसका नाम था मैं क्यों लिखता हूं। था क्या ऐसा कुछ पाठ? तो उस पाठ में लेखक ने बताया है कि कवि आखिर लिखता क्यों है। तो उसमें छोटी सी बात थी, मेन बात जो बता रहा हूं मैं, पूरा लंबा चौड़ा पाठ नहीं बता रहा। उसमें मेन ये था कि समाज में कोई घटना होती है, उससे कवि आंदोलित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, भावुकता बढ़ जाती है, चिंतन मनन ज्यादा करता है, और वो बेचैन हो जाता है उस घटना को देख करके। तो वो जब तक लिख नहीं पाता तब तक उसकी बेचैनी बनी रहती है। वो लिखकर ही अपनी बेचैनी से मुक्ति पाता है, इसलिए लिखता है। सिंपल बात दोबारा बता रहा हूं। कोई बूढ़ी औरत पर अत्याचार हो रहा है तो कोई आदमी देखेगा और चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। और कई ऐसे होते हैं जो उस घटना को देखकर द्रवित हो जाते हैं, संवेदनाएं जाग जाती है, वो भावुक इंसान होते हैं। तो वो संवेदनाएं जागती है, भावुकता जागती है, तो वो उस घटना पर ज्यादा चिंतन मनन करता है। तो तब वो कुछ बेचैनी के साथ जब उसकी गतिविधियां बढ़ जाती है तो वो कुछ लिखना शुरू करता है, और वो बेचैनी से कलम उठवा लेती है। ये उस पाठ में था, इस तरह की बातें। और जो कठोर दिल के इंसान होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं, कल्पना नहीं करते, तो फिर वो कवि बन भी नहीं पाते। कवि के लिए भावुकता और कल्पना, ये दो तत्व तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। भावुकता और कल्पना, ये दो चीजें हैं, वो कवि से कलम उठवा लेती है। और फिर जोड़ना तोड़ना, कविता बनाना, तो ये तो प्रतिभा का हिस्सा है। इस प्रतिभा में निखार भी आ सकता है, क्योंकि जो जो कवि हुए हैं उनकी जो प्रारंभिक जो रचनाएं हैं, उनकी बजाय जो प्रौढ़ काल की रचनाएं हैं, उनमें परिपक्वता ज्यादा झलकती है। तो ये कला सीखने में उसमें माहिर भी होता है आदमी, लेकिन फिर भी ये कला जन्मजात होती है, हर कोई कवि नहीं बन सकता। समझ में आई बात है? अब कविता के जो तत्व हैं वो देखो, थोड़ा मैं बता रहा हूं। जहां तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक मत मतलब राय, एक तो ये कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जाती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में, और अब अपने यहाँ भी भारत में भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे तो कविता का जादू खुलने लग जाएगा। समझ में आएगा कि कविता क्या है और कविता में क्या क्या होता है, कैसे शब्दों का खेल होता है। आपके एक पाठ और भी है, कविता के बहाने, कुंवर नारायण, कक्षा 12, हिंदी अनिवार्य है ना, कविता के बहाने। उसमें कवि नारायण ने क्या बताया है कि कविता भी एक खेल ही है शब्दों का, कविता भी शब्दों का खेल ही है। तो ये कह रहा है कि कविता का राज खुलने लगेगा जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, तो कविता का जादू सामने आएगा। यह वह संसार है, कविता का संसार, जो आपको संभवतः एक कवि बना पाए या ना पाए, लेकिन अच्छा और भावुक और सहृदय पाठक जरूर बना देगा।
भाव ये है कि अगर आप कविता जानने लगोगे तो कई राज खुलेंगे, आपके व्यक्तित्व में भी विस्तार होगा। अगर आप कविता को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो आप एक सहृदय बन जाएंगे, कोमल दिल के धनी। क्योंकि कविता में भावुकता की और कल्पना की बातें ज्यादा होती है, तो कवि उस क्षेत्र में गुजरता है, साइंस की दुनिया से बाहर निकलकर कविता में आता है, तो वो एक अच्छा भावुक कवि बने ना बने, लेकिन एक अच्छा भावुक इंसान जरूर बन जाएगा कविता की खोजबीन करोगे तो। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होता। मतलब अगर आपने कविता लिख दी और उस कविता में फिर से डूब रहे हो, एक एक तत्वों को फिर से देख रहे हो, तो वो रचना जैसा ही आनंद फिर से दे देता है। यानी कविता में इतने गहरे भाव दिखा दिए जाते हैं कि आप उनको कितनी बार पढ़ो, आनंद भी उतना ही आएगा और समझ भी उतनी तरोताजा होती चली जाएगी। हर बार नयापन महसूस होगा। हम भारत के भर चलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कविता का ये गुण है, आकर्षण करती है वो और भावुक बनाती है और हमारा पूरा ध्यान खींचकर हमारा मनोरंजन भी करवाती है और नई प्रेरणा भी देती है। तो कविता एक अलग ही चीज है, उसके सागर में जितना डूबोगे उतना ही तैरते चले जाओगे। ये काव्य की खास बात होती है। दरअसल एक अच्छी कविता आपको आमंत्रित करती है कि आप बार बार पढ़ें, कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। जब जैसे हम संगीत बजाते हैं ना, तो संगीत में आनंद आता है। वो पियानो अगर आप बजाना सीख गए या किसी दोस्त को बजाते हुए देख रहे हो तो आपको उतना ही आनंद आएगा। आप कहोगे यार ये धुन और निकालना, ये बड़ा वो जनगण मन इस पर करके दिखाना, तो उतना ही आनंद आता है। वो आनंद कम नहीं होता, वही भाव कविता में होता है। जब तक आप उससे दूर हैं रहस्यमयी लगेगी, करीब आते आते उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा आपका। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है। ये कविता की खास बात है। आप किसी काव्य को कितनी बार पढ़ो, कितनी बार, उतनी बार आपको नयापन महसूस होगा। गीता आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें आपको नई प्रेरणा, नई बातें, नई शिक्षा मिलती जाएगी। तो काव्य में गहरे भाव होते हैं, सीमित भाव नहीं होते, कई अर्थ व्यंजित होते हैं। समझाई बात है? तो कविताएं जितना हम पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो शेष बची रहती है। ये बहुत ही मार्मिक बात है। समझाई बात है? और वो आपकी स्मृति में बार बार उठती रहती है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। अब कविता में क्या क्या चीजें होती है उनको ध्यान से सुनना। तो पहला साधन कविता किस, जैसे आपको मकान बनाना है तो आपको ईंट तो चाहिए ना, तो उसी प्रकार अगर आपको कविता रचनी है तो पहला साधन क्या है? शब्द। कविता शब्दों का खेल है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है, शब्दों के साथ तालमेल बिठाना। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने भी यही कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आर्म में शब्दों से खेलना सीखें। दूसरी बात जो है, शब्दों के खेल के अलावा इसमें तुकबंदी होती है। तीसरी बात, शब्दों में लय गति का तारतम्य होता है। चौथी बात, शब्दों में और ध्वनियों में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। पांचवी बात, बिंब और छंद भी कविता का हिस्सा होते हैं। छठी बात, चित्रात्मक शैली, ये भी चित्र शैली, ये भी कविता का एक तत्व है। ठीक है, अब कविता के कुछ घटक हैं, उन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखवा दूंगा। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। दूसरा पॉइंट, भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, कोई भी चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा या कोष्टक, ये जो चिन्ह होते हैं
इन चिन्हों में भी विशेष भाव होते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी आपको कुछ कहता है। कभी लोग कई बार यूं लिख करके डैश डैश लगा देते हैं या कुछ नीचे से शुरू करके जगह छोड़ देते हैं, तो वो खाली जगह यूं ही नहीं होती, वो उसमें भी कभी कुछ भाव व्यक्त करना चाहता है। ये भी कवि का ही बहुत बड़ा गुण है कि वो खाली जगह छोड़कर भी भाव दिखा देता है। तो कविता बहुत गहरी होती है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उसे शैली कहते हैं। शैली क्या होता है? वाक्य निर्माण की जो विशेष तरीका होता है उसको शैली कहते हैं। इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी होता है। अगर आपको कवि बनना है, कविता लिखना है, तो कविता के लिए कौन सी बातें जरूरी है, ये प्रश्न चल रहा है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है। छंदों का भी ज्ञान होना चाहिए। छंद क्या होता है? किसी भी रचना को गति, लय, वर्ण आदि में बांधना, जैसे दोहा, चौपाई वगैरह छंद होते हैं, तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए। तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है और मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान थोड़ा जरूरी है। भले ही आप छंदों में मत लिखो, लेकिन फिर भी आपको छंदों का ज्ञान होना चाहिए। जो मुक्त छंद की कविता होती है उसमें भले ही छंदों की सारी तत्व ना मिले, लेकिन फिर भी एक लय तो, एक तुक तो रहती है ना, और तो शब्द वर्ण का तालमेल उसमें ना मिले, लेकिन लय और तुकबंदी तो होती है। जो छंद मुक्त होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठाक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, कभी कभी तो शब्दों और वाक्यों के बीच कुछ अनकही बात छोड़ देना, ये भी कवि की अपनी एक ताकत होती है। तो इन बातों का नॉलेज होना चाहिए अगर आप कविता लिखते हैं तो ये 2 प्रश्न पूरे हो गए। शेष प्रश्न कल करवाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।